आज चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है, तो मुझे ये लगा कि आपके साथ में चौधरी चरण सिंह के कुछ अनदेखे, अनजाने, अनसुने किस्से में साझा करूं। नमस्ते, मैं राशिद। चौधरी चरण सिंह मेरठ के नूरपुर गांव में 23 दिसंबर 1902 को पैदा हुए। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, खेती किसानी से घर चलता था और यही वक्त है जब खेत और किसान के साथ दिली तौर पर चौधरी चरण सिंह का लगाव जुड़ा हो गया। पिता चौधरी मीर सिंह चाहते थे कि चरण पढ़ लिख करके परिवार की जिम्मेदारी उठाएं और चरण की पढ़ाई मेरठ के सरकारी बड़े कॉलेज में हुई। 1923 में उन्होंने साइंस से ग्रेजुएशन किया, फिर 1925 में आर्ट साइड से पीजी किया, फिर कानून की पढ़ाई पूरी करके वकालत करने के लिए गाजियाबाद चले गए चौधरी चरण सिंह। उन दिनों देश में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को देखकर युवाओं में आजादी की एक ललक और एक अलग जगह करती थी। साल था 1929 जब चौधरी चरण सिंह भी इस लड़ाई में कूदे। 1937 उनका नाम पहली बार यूपी की राजनीति में सुनाई दिया, जब कांग्रेस की तरफ से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी। 3 साल के बाद यानी 1940 में सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। महात्मा गांधी के साथ में बहुत संघर्ष किया, सत्याग्रह आंदोलन में भी शामिल रहे। सत्याग्रह आंदोलन में चौधरी चरण सिंह का जेल जाना जाया नहीं गया और 7 साल के बाद देश को आजादी मिली सन 1947 में। चरण सिंह का जो त्याग है, उनकी जो हिम्मत है, इस वजह से लोग अब उन्हें चौधरी चरण सिंह बुलाने लगे थे। उनकी गिनती कांग्रेस के बहुत बड़े नेताओं में होने लगी थी। फिर आया साल 1951, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। इस दौरान उन्होंने न्याय और सूचना विभाग का कार्यभार भी संभाला। फिर 1952 जब आजाद हिंदुस्तान का पहला लोकसभा चुनाव हुआ, डॉक्टर संपूर्णानंद यूपी के सीएम बने। चौधरी चरण सिंह को राजस्व और कृषि विभाग का दायित्व मिला, यानी केंद्र का भी चुनाव और यूपी का भी चुनाव साथ में हुआ। और फिर केंद्र में माफ कीजिएगा, यूपी में एक बार फिर से कैबिनेट मिनिस्टर बने चौधरी चरण सिंह। इसी साल चौधरी साहब ने यूपी के किसानों के लिए जमींदारी उन्मूलन विधेयक पारित किया। इससे अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही जमींदारी प्रथा पूरी तरह से खत्म हो गई। यानी जो जमींदार होते थे, जो पट्टे पर जमीनें देते थे, लेते थे, ये सब कुछ खत्म हो गया और जमींदार नहीं बल्कि अब किसान जमीन का मालिक होने लगा। इससे किसानों को भी खेती के लिए जमीन मिली, जिस पर पहले जमींदार अपना हक जमाया करते थे, वो भी कई बार नाजायज तरीके से। फैसले ने राजनीतिक और व्यक्तिगत तौर पर चौधरी चरण सिंह का कद बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे भारत में विधेयक पारित करने वाली कांग्रेस पार्टी 1960 में फिर से चुनाव जीती और चौधरी साहब को किसानों का नेता माना जाने लगा था तब तक। इसी साल चंद्रभान गुप्ता की सरकार में उन्हें गृह और कृषि विभाग दिया गया। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद में जवाहरलाल नेहरू के साथ में चौधरी चरण सिंह का मनमुटाव हो गया। मनमुटाव होने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ भी दी। चौधरी चरण सिंह चूंकि 17 साल तक यूपी में कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे, इसलिए किसी नई पहचान के मोहताज नहीं थे और कांग्रेस को ये लगने लगा कि चौधरी साहब की चौधराहट में फर्क आ जाएगा कांग्रेस छोड़ने के बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस से कटकर उन्होंने राजनारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे कद्दावर नेताओं के सहयोग से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा भारतीय क्रांति दल। इसी साल चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने। 3 अप्रैल 1967 से यूपी की सत्ता संभालने वाले चौधरी 1 साल के बाद यानी 1968 में सीएम के पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि 1970 में फिर उसके बाद मध्यावधि चुनाव में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की और दोबारा 17 फरवरी 1970 में फिर से एक बार यूपी के सीएम बने। इसके बाद वो केंद्र में गृह मंत्री बने। उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना भी की। इसके बाद केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने तो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। साल आया 1979, वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों और कांग्रेस यू के सहयोग से प्रधानमंत्री बन गए। यानी सीएम के तौर पर, पीएम के तौर पर, किसान नेता के तौर पर, कांग्रेस नेता के तौर पर, भारतीय क्रांति दल के नेता के तौर पर, लोहिया के विचार को आगे बढ़ाने वालों के तौर पर आज भी चौधरी चरण सिंह को याद किया जाता है। नमस्ते।